नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वह साउथ की एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और साथ ही आपको इसमें एक मैसेज भी मिलेगा कि रंग, रूप, हाइट और सुंदरता ये सिर्फ हमारी सोच है। असल में किसी गुणवान व्यक्ति की सफलता में ये चीजें कभी मायने नहीं रखती। खैर, शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो कि किसी लड़की को बेरहमी से मारकर उसकी लाश के 36 टुकड़े कर देता है और उसे बांधकर तालाब में फेंक देता है, जिसके बाद उस तालाब की मछलियाँ उस लड़की के बॉडी के टुकड़ों को खाने लगती है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम दूसरे सीन में नंदू नाम के एक लड़के को कुएं के पास बैठा हुआ देखते हैं जो दिखने में काफी परेशान नजर आता है। यहाँ वह अपनी दुख भरी कहानी बताने लगता है कि मेरा नाम नंदू है, बचपन से ही मेरे शरीर में एक कमी है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ी। स्कूल वाले, कॉलेज वाले और यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी सभी मेरी हाइट की वजह से मुझ पर हंसते और मुझे चिढ़ाते थे, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करता रहा। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण मैं टूटकर बिखर गया। मैं सोचने लगा कि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है और इतना कहकर नंदू उसी कुएं में कूद जाता है। अब कुएं में डूबते हुए अचानक उसे अपनी बहन की याद आती है जिसका नाम मैथिली है। अब अपनी बहन के बारे में सोचकर वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और बड़ी ही मुश्किल से खुद को कुएं से बाहर निकालता है। अगले ही दिन नंदू अपनी बहन के एक दोस्त के घर जाकर उसे बहुत मारता पीटता है और पूछता है कि मेरी बहन मैथिली कहाँ है। हालांकि उस लड़की को मैथिली के बारे में पता था, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी नंदू को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। अब थक हार कर नंदू उस लड़की के हाथ पैर जोड़ते हुए अपनी बहन के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद फाइनली वह लड़की नंदू को मैथिली के बारे में बताती है कि वह चेन्नई में है। ये सुनते ही नंदू जल्दी से चेन्नई जाने के लिए निकलता है। तभी उसे ऑटो में एक आदमी अखबार पढ़ते हुए दिखाई देता है। खबर थी कि एक मछुआरे को तालाब में मछली मिली है जिसके पेट में एक सोने की अंगूठी पाई गई है। तभी नंदू ऑटो वाले के पास आकर उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने का बोलता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही नंदू को कांस्टेबल बताता है कि मैडम किसी केस के सिलसिले में अभी बाहर गई हुई हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। कांस्टेबल की बात सुनकर नंदू वहीं इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल को यह सूचना मिलती है कि एक अपार्टमेंट में किसी लड़की की हत्या कर दी गई है। न्यूज मिलते ही इंस्पेक्टर सुदर्शन फौरन अपनी टीम को लेकर अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शहर में इसी सेम पैटर्न को फॉलो करके काफी सारी हत्या हो चुकी है और खूनी ने आज तक कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। खबर मिलते ही कुछ देर में कमिश्नर वहाँ पहुँचता है और उस लड़की की बॉडी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि शहर में लगातार लड़कियों की हत्या होती ही जा रही थी। हत्यारा बहुत ही बेरहमी से इन लड़कियों का बलात्कार करके उन्हें मार रहा था। यहाँ कमिश्नर सुदर्शन को गुस्से में डांटते हुए पूछता है कि शहर में अभी तक 6 लड़कियों की हत्या हो चुकी है और तुम्हें अभी तक क्रिमिनल के बारे में एक भी सबूत नहीं मिला। सुदर्शन कहता है कि सर, हमने हर तरीके से तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद सुदर्शन उसी अपार्टमेंट के वॉचमैन के पास जाकर उससे पूछताछ करने लगता है। अब क्योंकि कमिश्नर ने पहले ही सुदर्शन की क्लास लगा दी थी, इसलिए सुदर्शन पूछताछ के नाम पर वॉचमैन पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। वहीं वॉचमैन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और वह सुदर्शन को ठीक से कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नंदू वहीं पुलिस स्टेशन में बैठकर अपनी पिछली बातों को याद करने लगता है और यहाँ हमें नंदू की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि नंदू और मैथिली दोनों जुड़वा बच्चे हैं और इनके पिता एक पोस्टमैन हैं जो कि अपनी इस नौकरी से बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद नंदू के पिता देखते हैं कि मेरी बेटी मैथिली अपनी उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन नंदू की हाइट नहीं बढ़ रही थी। स्कूल में भी नंदू के दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहते थे। ये सब देखकर एक दिन नंदू के पिता उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि नंदू और मैथिली दोनों मेरे जुड़वा बच्चे हैं। मैथिली उम्र के साथ बढ़ रही है, लेकिन मेरे बेटे नंदू की हाइट नहीं बढ़ रही। अब डॉक्टर नंदू को चेक करता है और बताता है कि इसे ड्रॉपिज्म है, मतलब कि इसके हार्मोन्स में कुछ कमी है जिसकी वजह से नंदू की हाइट नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर ने इनके पिता से कहा है कि आप इन दोनों को अलग अलग रखिए, क्योंकि नंदू मैथिली को देखकर हमेशा दुखी होगा कि मेरी बहन बिल्कुल सही है और मैं इतना छोटा हूँ। मतलब इस बात को वह अपने दिल और दिमाग में बिठा सकता है, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर नंदू के पिता साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हो? मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी एक को भी अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। इस तरह वो अपने दोनों बच्चों के पास आकर मैथिली से पूछता है, तुम अपने भाई नंदू का हमेशा ख्याल रखोगी ना?
मैथिली अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, वो तुरंत हाँ में जवाब देती है और तभी ये सुनकर नंदू भी कहता है कि पापा मैं भी अपनी बहन का ख्याल रखूंगा और मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा। खैर कुछ साल बीतने के बाद ये दोनों हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ भी नंदू का सभी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नंदू अपनी क्लास में पढ़ाई में सबसे आगे होता है। लेकिन मैथिली पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं होती, उसके हमेशा कम नंबर आते हैं। एक दिन नंदू और मैथिली स्कूल से वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो सड़क पर कुछ लड़के नंदू को परेशान करने लगते हैं। ये देखकर मैथिली उन सभी लड़कों को सबक सिखाती है और अपने भाई के हाथों से ही उन्हें पिटवा देती है। इस तरह दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। वहीं नंदू अपने पिता की नौकरी को देखकर पोस्टमैन बनना चाहता है, घरों में पोस्ट डालकर लोगों की खुशी और गमी का हिस्सा बनना चाहता है। खैर कहानी और आगे बढ़ती है और इन दोनों की स्कूल लाइफ खत्म होने के तुरंत बाद दोनों को अलग अलग कॉलेज में सीट मिलती है, लेकिन दोनों भाई बहन एक ही बस से अपने अपने कॉलेज जाने लगते हैं। अब यहाँ कॉलेज के पहले ही दिन नंदू को देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन नंदू इन सब पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि शायद बचपन से ही वह ये सब झेलता हुआ आ रहा है, इसीलिए अब उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा है। तभी नंदू की क्लास में हम प्रभावती नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे नंदू को देखकर उस पर काफी तरस आने लगता है क्योंकि क्लास में सभी उसका मजाक बना रहे थे। अब क्लास खत्म होने के बाद प्रभा नंदू के पास जाकर उससे बात करती है और अपने बारे में बताने लगती है। यहाँ नंदू प्रभा से बोलता है कि मेरी माँ और मेरी बहन के बाद एकलौती तुम हो जिसने मुझसे पहली बार इतने अच्छे तरीके से बात की है। इस तरह पहले ही दिन इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब कुछ दिन बाद मैथिली के पिता उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर मैथिली की माँ अपने पति को डांटने लगती है कि लड़की को फोन देने की क्या जरूरत है, आपको पता है ना जमाना कितना खराब चल रहा है। लेकिन मैथिली के पिता उसे बेटे की तरह ही प्यार करते हैं, वे अपने दोनों बच्चों को एक समान ही रखते हैं, उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। अब थोड़ी देर बाद वो टीवी में एक न्यूज देखते हैं कि एमएलए की किसी ने हत्या कर दी है। अब इस अचानक हुई हत्या से शहर में कोई दंगा ना हो इसलिए वहाँ सभी स्कूल और कॉलेज कुछ दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वही हमें पता चलता है कि नंदू उस एमएलए को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि नंदू के पिता एमएलए के घर अक्सर लेटर देने जाया करते थे। उधर पुलिस की टीम एमएलए के केस की छानबीन में लग जाती है और इधर नंदू भी ठान लेता है कि मैं भी इस केस की तहकीकात करूंगा, अपने तरीके से सबूतों को इकट्ठा करने लगता है। अब मूवी की शुरुआत में हमने जिस कमिश्नर को देखा था वह कमिश्नर एमएलए के घर पूछताछ करने के लिए जाता है। तभी नंदू वहाँ आकर कमिश्नर को कुछ सबूत दिखाने लगता है और बोलता है कि छानबीन करने पर मुझे इस एरिया के लाइनमैन पर शक हुआ है, जिसकी वजह से मैं उस लाइनमैन को फॉलो करने लगा हूँ और एक दिन मैंने चोरी छुपे उसके बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया और मुझे पता चला है कि उस लाइनमैन ने बैंक से लोन लिया था जिसे उसने 5 साल से नहीं भरा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपना सारा कर्जा उतार दिया। दरअसल इस एमएलए की ही पार्टी के एक आदमी ने उस लाइनमैन को पैसे देकर एक फिक्स टाइम पर कनेक्शन काटने का बोला था और उसी मौके का फायदा उठाकर एमएलए की पार्टी के उस आदमी ने एमएलए को मार दिया था क्योंकि एमएलए के मरने के बाद अगला एमएलए वही बनता। इसी को देखते हुए नंदू सारे सबूतों को कमिश्नर के सामने रखता है और इस केस में जो भी शामिल है उन सभी के नाम भी बता देता है, जिसके बाद अगले दिन न्यूज पर सिर्फ नंदू का ही नाम गूंजने लगता है। न्यूज चैनल वाले एमएलए के मर्डर केस में नंदू की जमकर तारीफ करते हैं क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की हेल्प की थी। नंदू की खबर देखकर पुलिस और कॉलेज में सभी नंदू को बहुत शाबाशी देने लगते हैं और पूरे गाँव में नंदू का नाम हो जाता है और इन्हीं सब के बाद उसका मजाक उड़ाना भी बंद हो जाता है। अब धीरे धीरे नंदू प्रभा को मन ही मन पसंद करने लगता है और वहीं प्रभा भी उसको चाहने लगी थी, जिसके बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। अब एक दिन नंदू बस में प्रभा को अपनी बहन से मिलवाता है और धीरे धीरे मैथिली और प्रभा दोस्त बन जाते हैं। प्रभा की दोस्त प्रभा से बोलती है कि तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला जो तुम इस लड़के से प्यार कर बैठी हो। प्रभा बोलती है कि वह बहुत इंटेलिजेंट है और साफ दिल का लड़का है, यही वजह है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अब प्रभा मन ही मन सोचती है कि पता नहीं नंदू उसे कब प्रपोज करेगा और वह उसे हाँ कहेगी। खैर अगले दिन जब वह दोनों कॉलेज में मिलते हैं तो नंदू उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। वहीं प्रभा भी इसी इंतजार में थी, लेकिन नंदू अपने दिल की बात को जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और घबराता हुआ अपने घर जाने लगता है। अब घर आते ही वह देखता है कि उसके घर में काफी भीड़ लगी हुई है और उसके माता पिता भी जोर जोर से रो रहे हैं। पूछने पर पता चलता है कि उसकी बहन किसी लड़की के साथ घर छोड़कर भाग गई है। तभी नंदू की माँ बताती है कि मुझे आज ही पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे सारे सुख दिए और वह हमें ही धोखा देकर दूसरे लड़के के साथ भाग गई।
नंदू सोचता है कि आज तक मेरे माँ बाप को मेरी वजह से ही ताने सुनने पड़ते थे और आज उसकी बहन की वजह से उनकी इज्जत पूरे गांव के सामने मिट्टी में मिल गई है। नंदू भी बहुत रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी बहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो हिम्मत करके अपने माँ बाप से कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद नंदू किसी काम से बाहर जाता है और जब वह वापस आता है तो देखता है कि उसके माँ बाप ने फांसी लगा ली थी और वह इस दृश्य को देखकर एकदम से घबरा जाता है। जल्दी से उन्हें उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो उन्हें बचा नहीं पाता और उसके माँ बाप उसके सामने ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। इसी सीन को देखकर नंदू सदमे में आ जाता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि कुएं में कूदने के बाद उसे अपनी बहन मैथिली का ख्याल आता है और वह बाहर आकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ अब उसकी मुलाकात प्रभा से होती है। लेकिन प्रभा नंदू से बात नहीं करती क्योंकि एक दिन प्रभा कॉलेज में उसका वेट करती रह गई और नंदू कभी लौटा ही नहीं। खैर, अब नंदू प्रभा को पूरी सच्चाई बताता है कि वह उस दिन कॉलेज में क्यों नहीं आ पाया था। साथ ही वह अपनी बहन मैथिली के बारे में भी उसे बताता है कि वह अब चेन्नई में है और उसके पति का नाम चंदन है, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो? पूरी बात सुनने के बाद प्रभा भी किसी तरीके से उसका एड्रेस पता करके नंदू को बता देती है। नंदू उसके बताए हुए पते पर जाता है और मैथिली के घर पर तेज तेज दरवाजा खटखटाने लगता है क्योंकि नंदू इस समय बहुत गुस्से में था। मैथिली जब दरवाजा खोलती है तो नंदू को वहाँ देखकर एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसने काफी समय बाद अपने भाई को देखा था। लेकिन तभी नंदू उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, तुम्हारी इस करतूत की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सुनकर मैथिली भी फुट फुट कर रोने लगती है। तभी नंदू की नजर वहाँ रोते हुए बच्चे पर पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि अब मैथिली माँ बन चुकी है। जिसके बाद नंदू अपने भांजे को अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद वह मैथिली से पूछता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मैथिली इसके लिए हाँ कर देती है और नंदू को एक रूम दिखाती है। कुछ देर बाद मैथिली का पति घर पर आता है, लेकिन नंदू अपने जीजा चंदन से बात नहीं करता। चंदन उसे समझाता है कि ये सब अचानक से हो गया है और ये बात मुझे भी उस दिन पता चली कि मैथिली प्रेग्नेंट है। मैथिली ने मुझे बोला था कि हमें यहाँ से भागना होगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें चेन्नई आना पड़ा। नंदू बोलता है कि अगर आप दोनों मुझे अपनी बात बता देते तो मैं अपने माँ बाप को समझा देता, कम से कम उनकी जान तो नहीं जाती। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और दोनों को अभी तक माफ नहीं करता। वहीं हम देखते हैं कि मैथिली के पड़ोस में एक लड़की गायब हो गई है, जिसकी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन अभी तक पुलिस को उनकी बेटी की कोई भी खबर नहीं मिली। अगले दिन नंदू मैथिली को एक अच्छी खबर देता है और बताता है कि उसकी नौकरी लग चुकी है और 10 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग है। मैथिली उसे वहीं रहने के लिए बोलती है, लेकिन नंदू मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे अपने गाँव ही जाना है। और जब वह गाँव के लिए निकलता है तो आखिरी बार प्रभा से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और जहाँ उसे सुदर्शन मिलता है। सुदर्शन नंदू को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। ये देखकर वहाँ प्रभा आ जाती है और इनको लड़ने से रोकती है, जिसके बाद प्रभा नंदू को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने लगती है। वहीं दूसरे दिन मैथिली के घर में कोई पूजा होती है और वह पूजा का सामान अपने पड़ोसी के घर में देने जाती है, लेकिन उसके पड़ोसी उससे अच्छे से बात नहीं करते। अब मैथिली ये बात अपनी सासू माँ को बताती है तो वो बोलती है कि उनकी बेटी काफी समय से लापता है और थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई गई है, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला और कुछ दिनों बाद उसकी लड़की की शादी भी है और मैंने तो सुना है कि वह लड़की कॉलेज के किसी लड़के के साथ भाग गई है। उसी समय नंदू भी ये सब बातें सुन लेता है और ये देखकर उस लड़की के घर जाने लगता है, क्योंकि नंदू को डर लग रहा था कि जिस तरह मैथिली अपने घर से भाग गई थी तो उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी। इसी तरीके से कहीं उस लड़की के माता पिता भी आत्महत्या ना कर ले। अब नंदू जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के माता पिता वहाँ पर तड़प रहे हैं, लेकिन नंदू इस बार दिमाग लगाकर उन दोनों को बचा लेता है। अब इन दोनों की हालत देखकर नंदू को अपने माता पिता की याद आ जाती है और वह बहुत रोने लगता है। साथ ही वह इन दोनों से वादा करता है कि वह उनकी लड़की को उनके पास लाकर ही अपने गांव जाएगा। इसके बाद नंदू प्रभा से मिलकर उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है और उसी रात वह दोनों उसी लड़की के दोस्त के घर पर जाते हैं, क्योंकि आखिरी बार वह लड़की इसी के घर में आई थी। और फिर नंदू अपने मन में सोचने लगता है यहाँ तक कैसे आई होगी, किसने उसकी मदद की होगी, कौन उसे रास्ते में मिला होगा। इसी बीच नंदू को वहाँ एक बंदा दिखाई देता है जो कि हर रात इसी कोने से होकर गुजरता है, तो वह उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने यहाँ कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जो रात में घबराती हुई आ रही हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें नोटिस की है जो तुमने पहले कभी ना की हो।
तो वह लड़का बोलता है कि हाँ, मैंने उस रात एक लड़के को देखा जो किसी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा था। नंदू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे उस कार का नंबर बता सकते हो, अगर तुम्हें याद हो तो। लेकिन वह मना कर देता है कि मैंने कार के नंबर को इतने अच्छे से नहीं देखा। तभी प्रभा नंदू को बताने लगती है कि कुछ समय पहले एक अपार्टमेंट में एक लड़की की हत्या हुई है, और जब प्रभा ने पूछताछ की तो कुछ लोगों ने वहाँ भी घर के बाहर किसी ब्लू कलर की गाड़ी को देखा था। यहाँ नंदू समझ जाता है कि जरूर सीरियल किलर का उस लड़की से कोई लिंक है। नंदू प्रभा से उस केस के बारे में सारी जानकारी ले लेता है और सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ता है। दूसरे दिन नंदू पुलिस स्टेशन जाकर सुदर्शन को उस केस के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सुदर्शन नंदू की एक नहीं सुनता, बल्कि नंदू को ही उल्टा सुना देता है और जलील करने लगता है। नंदू कहता है कि मुझे उस वॉचमैन से एक बार और बात करनी है, लेकिन सुदर्शन बोलता है कि मैं पहले ही वॉचमैन से बात कर चुका हूँ, वो इस बारे में और कुछ नहीं जानता। लेकिन प्रभा के कहने पर वह तीनों फिर से उस वॉचमैन के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ नंदू बहुत ही अच्छे से इस वॉचमैन से बात करता है और उनसे पूछता है, उस दिन आपने क्या देखा, क्या वहाँ कुछ अजीब था? तो वॉचमैन उसे बताता है कि उस रात जब मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था तो मैंने यहाँ एक ब्लू कलर की गाड़ी को देखा और वो गाड़ी उस लड़की के घर की तरफ गई थी। ऐसा कहकर वह नंदू को गाड़ी का नंबर बताने लगता है। साथ ही वह बोलता है कि मैंने उस गाड़ी को एक तालाब के पास भी देखा था। यह सुनने के बाद नंदू को उस ऑटो वाले की बात याद आती है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और बोल रहा था कि मछली के पेट में किसी को रिंग मिली थी। अब नंदू फौरन प्रभा से बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किलर लड़कियों को मारने के बाद इस तालाब में फेंक रहा हो। अब उसी रात वह उसी तालाब के आसपास छानबीन करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है और न्यूज चैनल वालों को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। ये छानबीन के दौरान पुलिस वालों को कुछ कंकाल और कुछ कपड़े भी मिलते हैं, जिन्हें उस लड़की के माँ बाप देखकर पहचान लेते हैं कि ये कपड़े तो उनकी बेटी के ही हैं। और इस दृश्य को देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ नंदू इन दोनों को दिलासा देने लगता है। जैसे ही ये खबर कमिश्नर के कानों में पहुँचती है तो कमिश्नर भी वहाँ पर आ जाता है और पूछताछ करने के बाद उसे नंदू के बारे में पता चलता है। कमिश्नर नंदू को वहाँ बुलाता है, जहाँ कमिश्नर उसे देखकर अचानक से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नंदू अपनी पूरी कहानी कमिश्नर को बताने लगता है कि वह यहाँ पर कैसे आया और क्यों आया, इस केस के बारे में उसको कैसे पता चला। सारी बातें सुनने के बाद कमिश्नर उस केस को नंदू को सौंप देता है और उसे फ्रीडम दे देता है। अब इस सबसे सुदर्शन बिल्कुल भी खुश नहीं था और वह कमिश्नर को ही डांटने लगता है और बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर यही ये बात भी खुल जाती है कि सुदर्शन कमिश्नर का ही बेटा है। यहाँ कमिश्नर अपने बेटे को समझाने लगता है और वहीं नंदू इस केस की छानबीन करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन मैथिली के घर का सोफा टूट जाता है, जिस पर नंदू मैथिली को एक विजिटिंग कार्ड देकर कहता है, यहाँ से तुम एक नया सोफा खरीद लाओ। कुछ दिनों बाद नंदू सारे सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस वालों और कमिश्नर को बुलाकर एक मीटिंग करता है और कहता है कि अब तक जितनी भी लड़कियों का कत्ल हुआ है उन सभी में एक ही बात कॉमन है, ये सभी फिलहाल ही नए घर में शिफ्ट हुई थी। साथ ही ये भी पता चला कि उनमें से सारी लड़कियों के घर में शुभम फर्नीचर के यहाँ से कुछ न कुछ प्रोडक्ट उनके घर आया था। जिसके बाद मैं उस दुकान के मालिक, जिसका नाम रहमान था, उसका पीछा करने लगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ चौंका देने वाली बातों के बारे में पता चला कि जो कोई भी यहाँ से फर्नीचर बुक करता तो वह उस फर्नीचर में एक हिडन फोन छुपा कर रख देता है और जब वह प्रोडक्ट उनके घर पर डिलीवर होता है तो वह उस फोन पर कॉल करता है और बोलता है कि गलती से मेरा फोन सोफे में आ गया है, क्या मैं उस फोन को लेने आ सकता हूँ। इसके बाद वह फोन लेने के बहाने उन लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको मार देता है। अब क्योंकि रहमान दूसरा फोन यूज करता है, जिसकी वजह से हमें किलर के बारे में कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा। वहीं पुलिस वाले नंदू की पूरी बात को नहीं सुनते और सीधा शुभम फर्नीचर की दुकान पर पहुंच जाते हैं और रहमान को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वहां पर उनको रहमान नहीं मिलता, क्योंकि रहमान नंदू की बहन मैथिली के घर होता है, क्योंकि मैथिली ने एक सोफा खरीदा था और रहमान मैथिली को ट्रैक कर रहा था। लेकिन उसी समय वहाँ पर मैथिली का भाई पहुँच जाता है, क्योंकि वह रहमान का पीछा कर रहा था। यहाँ उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इसके बाद पुलिस टीम वहाँ आकर रहमान को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के टॉर्चर करने पर रहमान बोलता है कि सारी लड़कियों को मैंने ही मारा है, पर जिस लड़की की लाश आपको नदी में मिली उसको मैंने नहीं मारा। तभी थोड़ी देर बाद नंदू भी वहाँ जाता है और रहमान से पूछता है कि अगर तुमने उस लड़की को नहीं मारा तो किसने मारा। रहमान मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है कि जिसने उस लड़की को मारा वह मेरा साथी है। अब तक जितनी भी लड़कियों को हमने मारा
उस सब की प्लानिंग भी मेरे साथी ने ही की थी और जैसा वो बोलता गया मैं वैसा वैसा करता गया। इसके बाद नंदू रहमान को डराने लगता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो सुदर्शन ने प्लानिंग की है कि वह तुम्हें मार देगा। रहमान डर जाता है और सबूत के तौर पर एक सोने की अंगूठी देता है। उसके बाद अगले दिन न्यूज चैनल पर खबर आती है कि जिस कातिल को पुलिस ने पकड़ा था उसने पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर ली। इसके बाद नंदू को पता चलता है कि जो सोने की रिंग रहमान ने नंदू को दी थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी बहन मैथिली के ही हस्बैंड की है, क्योंकि उसने उस अंगूठी को एक बार शादी की फोटोज में देखा था। यानी रहमान का साथी कोई और नहीं बल्कि चंदन ही था और अभी तक जो भी प्लानिंग की थी वो चंदन ने ही की थी। वही लड़कियों का अपहरण करता था और उसके बाद रहमान उनका बलात्कार करता था और जो आखिरी लड़की थी उसको भी चंदन ने ही मारा था और उसके टुकड़े करके नदी में फेंक दिए थे। चंदन ने अपनी शादी की बात किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि रहमान को भी नहीं, और इसीलिए रहमान मैथिली को पहचान नहीं पाया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदू चंदन से मिलने जाता है। यहाँ चंदन बताता है कि मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। इस तरह वो नंदू को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ये सुनकर नंदू वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन वही मैथिली चुपके से सारी बातें सुन लेती है। अब अगले दिन सुबह जब तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी चंदन अचानक खून की उल्टियाँ करने लगता है और वही अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि मैथिली ने चंदन के जूस में जहर मिला दिया था। इसके बाद मैथिली रोते हुए बोलती है, किस इंसान के लिए मैंने अपने माँ बाप को इतना रुलाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और सुदर्शन को जब पूरी बात पता चलती है तो वह मैथिली को गिरफ्तार नहीं करता बल्कि उन दोनों को समझाने लगता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद सुदर्शन बोलता है कि तुम दोनों घबराओ मत, मैं इस केस को आराम से संभाल लूंगा। और वहीं कुछ दिन बाद नंदू और मैथिली भी अपने गांव वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर नंदू फिर से अपनी पोस्टमैन की जॉब करने लगता है और मैथिली भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाती है। और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।